नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं इंडिया 9 बजे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष उठाने वाला है वो है नीट यूजी के पेपरों के लीक होने का मुद्दा और पूरी परीक्षा प्रणाली का। लगातार पेपर लीक होने के मसले पर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। इस मुद्दे की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। इसकी एफआईआर आज सीबीआई ने दायर कर ली। उधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये परीक्षा जो कराती है उसके नए डीजी हैं प्रदीप खरोला। उन्होंने आज अपना पदभार संभाल लिया। ये उनके सामने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय होगा क्योंकि नीट यूजी की जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है छात्रों में। सबसे ज़्यादा छात्र देश में इसी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं और 24 लाख के करीब बच्चों के भविष्य का ये सवाल है। और इसके अलावा देश की परीक्षा प्रणाली पर भी गंभीर सवाल इसके बाद खड़े हुए हैं। कई परीक्षाओं को या तो रद्द करना पड़ा है या आगे बढ़ाना पड़ा है। तो इस सब के बीच नए जो महानिदेशक हैं उन्होंने आज अपना पद संभाला है और पेपर लीक का जो मामला है इसमें एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार में पेपर लीक घोटाले के अब तक के सबसे गंभीर सबूत मिले हैं। एनडीटीवी इंडिया को इस मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जा रही जांच की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिससे साफ पता चलता है कि एक अंतर्राज्यीय गैंग ने पेपर लीक करवाया और उसे बेचने के लिए छात्रों का इंतजाम भी किया। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चौबीस लाख बच्चों के भविष्य से जुड़े नीट यूजी पेपर लीक केस में एक अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय था। 4 मई को हुई इस परीक्षा का पहला सुराग 5 मई को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को मिला। एनडीटीवी इंडिया को ईओयू की इस जांच की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिससे अपराध की साजिश कैसे आगे बढ़ी इसका साफ पता चल रहा है। इस मामले में अब तक जो 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 वो परीक्षार्थी हैं जो नीट के इम्तिहान में बैठे और ये चारों वो परीक्षार्थी हैं जिन्हें इम्तिहान से एक रात पहले ये पेपर दे दिए गए थे। जांच के मुताबिक नीट के पेपर 30 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक में बेचे गए। 5 मई को जब पटना पुलिस को इस मामले का सुराग मिला तो उसने सूचना के आधार पर झारखंड के नंबर की एक डस्टर कार का पीछा किया। कार में बैठे लोग परीक्षा केंद्रों के आसपास मंडरा रहे थे। JH01 BW0019 नंबर की इस गाड़ी को पुलिस ने पटना के बेली रोड पर रोक लिया। गाड़ी में बैठे तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थे सिकंदर यादवेंदु, अखिलेश कुमार और बिट्टू कुमार। यही नहीं, इसी कार से 4 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। ये वही परीक्षार्थी थे जो पुलिस हिरासत में हैं। इनके नाम हैं आयुष राज, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और अनुराग यादव। एडमिट कार्ड में इनके रोल नंबर साफ दिख रहे थे। अब सवाल यह है कि इन परीक्षार्थियों तक पेपर लीक गिरोह पहुंचा कैसे। जानकारी के मुताबिक कार से गिरफ्तार 3 लोगों में से एक सिकंदर यादवेंदु ने इन चारों छात्रों को ढूंढा था। सिकंदर ने पुलिस तफ्तीश में पेपर लीक से जुड़े गैंग में 3 लोगों संजीव सिंह रॉकी, नीतीश और अमित आनंद का नाम लिया। इनमें से नीतीश पहले भी पेपर लीक में गिरफ्तार हो चुका है। इसी साल मार्च महीने में जब वो गिरफ्तार हुआ तो 4 दिन में ही उसे जमानत भी मिल गई। सिकंदर ने अमित आनंद नाम के दूसरे आरोपी को चारों छात्रों के बारे में जानकारी दी और फिर अमित ने इन चारों छात्रों को नीतीश से मिलवा दिया। नीतीश ही वो शख्स है जिसने इन चारों छात्रों को नीट यूजी के पेपर दिए। इन चारों छात्रों को पटना के लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में जवाब तैयार करवाए गए। 17 मई को ईओयू ने मामले की जांच शुरू की। ईओयू को नीट यूजी का एक अधजला पेपर मिला जिसका बुकलेट नंबर था 6136488। इस बुकलेट में 68 सवाल दिख रहे थे। ओरिजिनल पेपर से सभी 68 सवाल मेल खा रहे थे।
बिहार ईओयू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस पूरे मामले पर अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई ने अब यह मामला अपने हाथ में ले लिया है। परिमल कुमार के साथ पटना से मनीष कुमार और प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने मामले में जो तत्परता दिखाई, उसी का नतीजा है कि पेपर लीक गैंग के कुछ लोग तो हत्थे चढ़ ही गए हैं। लेकिन ये पूरे पेपर लीक माफिया का एक छोटा सा हिस्सा ही हो सकता है, क्योंकि ये माफिया लगभग हर पेपर लीक में शामिल रहता है। इस बीच इस मामले में एक सवाल यह है कि पटना में जो पेपर लीक हुआ, वो लीक हुआ कहां से? क्या रांची एयरपोर्ट से, जहां ये पेपर सबसे पहले पहुंचा हवाई जहाज से, या फिर कहीं रास्ते में जब ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस द्वारा उसे हजारीबाग ले जाया जा रहा था? यह भी है कि रास्ते में जब ले जाया गया, क्या तब ये पेपर लीक हुआ है, या फिर हजारीबाग की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में, जिसके लॉकर में इसे रखा गया? हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने इस पूरे मामले की हजारीबाग में एक्सक्लूसिव पड़ताल की। नीट पेपर घोटाले की जो जांच है उसकी शुरुआत पटना से हुई थी और उसके बाद बिहार के कुछ शहरों में हजारीबाग, जहानाबाद और नालंदा पहुंचा, और उसके बाद अब जो है इसकी जांच की आंच जो है वो रांची और हजारीबाग की ओर मुड़ गई। ये हजारीबाग का वो स्कूल है, 5 सेंटर थे हजारीबाग में, और हजारीबाग का ये स्कूल है जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो टीम है वो जांच करने आई थी, पूछताछ करने आई थी। यहाँ पे भी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेंटर था। जो ईओयू की टीम है उसे आशंका ये है कि जो पेपर लीक का पूरा मामला हुआ है वो हजारीबाग में हुआ है, इसलिए कि जो अर्धजले क्वेश्चन पेपर के टुकड़े जो मिले थे पटना से स्टूडेंट्स के पास से मिले थे, जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसमें एक नंबर अंकित था और वो नंबर जो है वो इसी सेंटर का नंबर था। इसी सेंटर पे वो क्वेश्चन पेपर जो है वो दिया गया था, जो कि पटना के स्टूडेंट्स के पास है, जिसे बरामद किया गया था। इसलिए जो बिहार से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो टीम है वो यहाँ आई और यहाँ पे आके उन्होंने पूछताछ की। हालांकि इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें उनकी संलिप्तता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है, प्रश्न पत्र जो आता है, वो स्टेट बैंक के लॉकर के थ्रू आता है। तो ये रांची पहले फ़्लाइट से आता है, उसके बाद वहाँ से कुरियर सर्विस के थ्रू रांची से हजारीबाग लाया जाता है, तब जाके सेंटर को सुबह में दिया जाता है ये क्वेश्चन पेपर। इसलिए इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि इसमें स्कूल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पे ये जो आप मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं, यहाँ पूछताछ की गई है। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बिहार की यूनिट जो है वो 2 बार आई है और उन्होंने स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछताछ की और साथ में शिक्षकों से भी पूछताछ की, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों के पास कैसे पहुँचा और वो पटना कैसे पहुँचा। ये सारी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश की। बिहार ईओयू की टीम जब हजारीबाग पहुंची और जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर जांच करने के लिए गई, वो जो 5 परीक्षा केंद्र थे वहां पर जांच करने गई। एक परीक्षा केंद्र जो उनके शक के घेरे में था और जहां से उन्हें आशंका लग रही थी कि क्वेश्चन पेपर लीक जो है उस परीक्षा केंद्र का कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर वहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर लाया जा रहा था तो उसी क्रम में पेपर लीक किया गया। वो इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये हजारीबाग का लोसिंगना थाना है और यहाँ की पुलिस जो है वो बिहार की ईओयू की जो टीम है उसके साथ गई थी जब वहाँ पूछताछ की जानी थी। स्कूल के जो प्रबंधक थे उनसे पूछताछ की गई, जो प्रिंसिपल थे उनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद जो है लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईओयू की टीम जो है उन्होंने कुछ दस्तावेज वहाँ से लिए और उसके बाद वो प्रिंसिपल के साथ जो है वो चले गए एसबीआई के लॉकर में। एसबीआई में जाके उन्होंने लॉकर पे जांच की, क्योंकि लॉकर में ही वो क्वेश्चन पेपर होता है जो सुबह निकाल के एग्जामिनेशन सेंटर्स पे भेजा जाता है। तो उन्होंने जाके एसबीआई के लॉकर में भी इसकी जांच की और
पांचों सेंटर पे जाने के बाद इस थाने की पुलिस के सहयोग से फिर उन्होंने लॉकर में जाकर जांच की और उसके बाद ईओ की टीम वापस पटना को चली गई। देखिए, ये आर्थिक अपराध शाखा की टीम है जो पटना की है, बिहार की है। वो आई थी, हमको जस्ट वो सूचना दी थी कि हमको एक स्कूल में जांच करनी है जहाँ नीट की एग्जाम हुई थी। तो वो अपना जांच किया, जांच करने के और जांच करने के बाद फिर यहाँ से कहीं अन्यत्र अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए गए। चूंकि हमारे यहाँ से कोई रिकवरी नहीं किया तो इसीलिए हमारे थानादार को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। हम लोग उस पर सिर्फ ये सूचना के तौर पर वो हमको दिया कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। यहाँ जो स्कूल है, जो सेंटर है, वहाँ गई जहाँ के नंबर्स मिले थे, क्वेश्चन पेपर जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे, वहाँ गई, वहाँ उन्होंने पूछताछ किया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पेपर का जो रूट है उसे ट्रेस करने की कोशिश की और उस क्रम में वो आई इस ब्रांच में। ये हजारीबाग का स्टेट बैंक का मेन ब्रांच है, इसी के लॉकर में क्वेश्चन पेपर रखा गया था। और अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर ट्रैवल कैसे करता है, क्वेश्चन पेपर जो है वो छपता कहीं एक जगह पे है, वो इंडिया में कोई भी एक लोकेशन हो सकता है जिसकी जानकारी अमूमन गुप्त रखी जाती है। उसके बाद वो अलग अलग शहरों में उसे फ़्लाइट से भेजा जाता है। वहाँ से रांची यहाँ आया, रांची से फिर कुरियर सर्विस जो है उससे लेके उसे पहुंचाया गया अलग अलग बड़े शहर में जहां परीक्षा होने थे। जैसे हजारीबाग एक शहर हुआ, वैसे ही झारखंड में और भी शहर होंगे, चाहे वो बोकारो हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, अलग अलग शहरों में जहां जहां केंद्र होंगे परीक्षा के, वहां पहुंचाया गया। हजारीबाग में इसी लॉकर में लाकर रखा गया था। यहाँ भी ईओ की टीम ने आके जांच की और उसके बाद उन्होंने यहाँ के सारी सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला है, उसे वो अपने साथ लेके गए हैं और साथ में यहाँ के अधिकारियों से भी पूछताछ की। जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक एसओपी बना हुआ है। वो एसओपी का इन्होंने चेक किया कि वो एसओपी क्या इन्होंने फॉलो किया था कि नहीं, क्या क्वेश्चन पेपर जब इन हुआ और जब आउट हुआ तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी कि नहीं। तो उन सारे बिंदुओं पर उन्होंने जांच किया है। यहाँ के लोगों का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया है, जो बैंक के कर्मी हैं, और उसके बाद ईओ की टीम जो है यहाँ से जितने दस्तावेज हो सकते थे इससे जुड़े हुए, जितने सीसीटीवी फुटेज हो सकते थे, उसे लेके वो वापस पटना की ओर रवाना हो गई है। आपके यहाँ आई डिस्कस करी थी? हाँ। हमको ईओ ने बताया कि आपके यहाँ बात डिस्कस हुई, तभी तो आए हैं। ऐसे थोड़ी है, हम ऐसे घूमते हुए नहीं आए हैं, हम आपके न्यूज़ से आपको बताया गया है। एसडीपीओ ने बताया। आप मतलब क्या आप कैमरा देखिए, कोई भी चीज पहले कैमरा ये करने के लिए आप किसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में गए। जो बिहार से जो ईओ की टीम आई, जो हजारीबाग में जो जांच कर रही थी, वो ओएसिस स्कूल गई, उसके स्टेट बैंक गई और बाकी जगह जो हैं एक तरह से डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करी थी और सारी जो सुई है वो आके रुक गई है यहाँ पे। ये ब्लू डार्ट का ऑफिस है, जो हजारीबाग का ऑफिस है, और यहाँ पे जांच के क्रम में ईओ की टीम यहाँ आई थी और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेपर है, जो रांची में पेपर लैंड किया एयरपोर्ट से, उसके बाद ये ब्लू डार्ट कुरियर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी की जिम्मेवारी थी कि वो वहाँ से कुरियर सर्विस से उसे लेके यहाँ हजारीबाग के स्टेट बैंक के लॉकर तक पहुँचाया गया। इस बीच में क्या रांची में इसके साथ छेड़छाड़ की गई पेपर के साथ, क्या हजारीबाग में किया गया या बीच में कहीं पे किया गया, इन सारे बिंदुओं पे जांच किया जा रहा है। ये जो सेंटर है, हमने यहाँ पर जाके उनसे बात करने की कैमरे पे कोशिश की, लेकिन इन्होंने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया। और आपने अभी विजुअल में देखा होगा कि कैसे वो जो है न केवल कैमरे पर बात करने से मना कर रहे थे, बल्कि हमें उन्होंने सेंटर से बाहर निकाल दिया। और हम जानने की कोशिश ये कर रहे थे कि ईओ की टीम ने उनसे किस बिंदु पे पूछताछ की, लेकिन हमारे सूत्र जो है ईओ में वो ये बता रहे हैं कि इनके ऑफिस का भी सीसीटीवी निकाला गया है। इनके जो लड़के हैं जो पैकेट कैरी कर रहे थे उस दिन, उन्हें भी पूछताछ के लिए ईओ ने बुलाया है और एक तरह से वो पूरे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है उसमें इसका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अभी जो है पूरे जो मामला है उसमें जो शक की सुई है
जो है, जो स्कैनर है, वो उसके नीचे अगर आप बोले तो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है, जो हजारीबाग का ये ऑफिस आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आप शायद चश्मदीद हैं, आपको पता है जब यहाँ पे इस ब्लू डार्ट कंपनी में शायद पटना से पुलिस की टीम आई थी और हजारीबाग की भी पुलिस की टीम थी। क्या हुआ था उस दिन? आप मौजूद थे यहाँ पे? यहाँ मौजूद थे, मगर हम घर से निकले, देखे कि बहुत आदमी खड़े हुए यहाँ पर सिविल ड्रेस में थे। ठीक है, यहाँ सिविल ड्रेस में थे, हम देखे क्या बात है, तो फिर हम अपने घर चले गए। इंक्वायरी देखे तो लगभग 1.5 घंटा तक रहे यहाँ पर इंक्वायरी करने के। फिर चला गया, सब सुबह पता चला कि उन लोग पुलिस वाले डिपार्टमेंट था कि पेपर लीकेज की वजह से इंक्वायरी करने के लिए आए हुए थे। अंदर क्या पूछताछ हुआ, कुछ आपको जानकारी मिली? हाँ, नहीं आए थे हम यहाँ। नहीं, बट अंदर जो है वो पूछताछ क्या हुआ, या आपके लोग भी यहाँ पर मित्र हैं, शायद ये लोग आपके परिचित हैं ब्लू डार्ट? नहीं थे यहाँ पर। इंक्वायरी में देखे कि जितना इंक्वायरी हो रहा था वो वीडियो बना रहे थे और शायद वो कैमरा में कुछ चेक कर रहे थे अपना। सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे? हाँ, सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे। तो बाद में ये ब्लू डार्ट कंपनी के लोग हैं, इन्होंने कुछ बताया आपको? हाँ, ये वो इनसे पूछे थे कि क्या बात है, तो बोला कि कहीं पेपर लीकेज कर गया, उनके इंक्वायरी के लिए आए हुए थे। हजारीबाग से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर आज केस दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सीबीआई इस मामले में गहरी साजिश की जांच करेगी। ये मामला कितना फैला है, इसमें तार कहां तक पहुंच रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर अब अपने हाथ में ले ली हैं और पटना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई ने जो अभी तक जांच आगे बढ़ाई है, इसके आगे अब सीबीआई उसे बढ़ाएगी। हमारी ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक धांधली केस में अब सीबीआई एक्शन में आ गई है। शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शिकायत दी और रविवार को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। सीबीआई इस मामले में ये पता लगाएगी कि आखिर जहां से पेपर लीक किया गया उसका सोर्स क्या है, यानी कि जो पेपर लीक करने वाला है वो कौन है और किस तरह से पेपर को लीक किया गया, कितने में ये पेपर बेचा गया है। बिहार पुलिस की जांच में अब तक जो मेरठ जेल में बंद रवि अत्री है, वो मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम सामने आ रहा है और बिहार पुलिस ने शिंटू नाम के एक आरोपी को पकड़ा है। उसने कहा है कि उसने पेपर रवि अत्री गैंग से लिया है। रवि अत्री मेरठ जेल में बंद है और उसको यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। वो पहले भी कई पेपर लीक मामले में आरोपी है और पहले कई बार गिरफ्तार हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा है कि कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 406 यानी अमानत में खयानत, 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीबीआई इस मामले में पूरी साजिश की जांच करेगी। व्यापक जांच के लिए अलग अलग राज्यों में हुई सभी एफआईआर को अपने हाथ में लेगी। राज्यों की पुलिस ने जो आरोपी पकड़े हैं उन्हें सीबीआई अपनी हिरासत में लेगी। सीबीआई ने गोधरा और पटना अपनी टीमें भेज दी हैं। इस मामले में पब्लिक सर्वेंट, बिचौलिए, छात्र, सॉल्वर, एनटीए के अधिकारी और कई संस्थान जांच के दायरे में हैं। सीबीआई जल्दी ही बिहार और गुजरात पुलिस की एफआईआर, केस डायरी और पकड़े गए आरोपियों को अपने कब्जे में लेने जा रही है। सवाल 24 लाख परीक्षार्थियों, युवाओं के भविष्य का है, इसीलिए सीबीआई की जांच का दायरा व्यापक होगा। वो गहरी साजिश का पता लगाएगी। साथ ही पेपर लीक करने का सोर्स क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका भी पता लगाया जाएगा। अगर इस मामले में एनटीए का कोई अधिकारी शामिल होगा तो उसको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा और उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। यूजी पेपर लीक घोटाले में जो सवाल हैं वो अब उनका हल सीबीआई को करना। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, प्रभाकर कुमार और मुकेश सिंह सेंगर। प्रभाकर और मुकेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब यहां तक हमने सारा मामला समझ लिया, इसके आगे क्या?
सबसे पहले प्रभाकर आपसे सवाल कि ईओयू की जो जांच है अब सीबीआई के हाथ में, सीबीआई अगले कुछ दिन में क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करने जा रही है? देखिए, पहले तो सीबीआई जो है आधिकारिक रूप से इस केस का चार्ज जो है वो लेने जा रही है और हमें बताया गया है कि कल यानी सोमवार को इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि आज बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसकी स्वीकृति दे दी है कि इस केस का चार्ज जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए। हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से कल सीबीआई की टीम पटना पहुँच सकती है और ऑफिशियली जो है इसका चार्ज ले सकती है। जहाँ तक इस केस पे इन्वेस्टिगेशन की बात है, हजारीबाग जो है वो एक तरह से केंद्र बिंदु बना हुआ है और ईओ की टीम यहाँ आके जांच कर चुकी है, चाहे वो स्कूल की बात करें, बैंक की बात करें या कुरियर सर्विस की बात करें। जो अभी जो जांच हुई है उसमें कुरियर सर्विस जो है वो एक तरह से उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जांच एजेंसियों की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि ईओ का रोल यहाँ से अब खत्म होता है और सीबीआई इसको जाँच करेगी, लेकिन बिहार ईओयू ने जितनी जाँच की है उस जाँच को अब सीबीआई आगे बढ़ाएगी। तो बेसिकली जो सीबीआई को करना है यहाँ पे, वो जो इनका रोल है, जो ब्लू डार्ट कुरियर है उसका क्या रोल है, क्या उनके ट्रांजिट में जब पेपर वो रांची से लेके हजारीबाग आ रहे थे उस बीच में क्या पेपर लीक हुआ था और हुआ तो कैसे हुआ, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो ये इन सारे बिंदुओं पर सीबीआई को जांच करनी होगी। कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, 2-4 ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है इसमें, जो कि अक्यूज्ड हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सीबीआई पहल करेगी। जी मुकेश, आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया मेरठ के किसी गैंग के आदमी का, किसी बदमाश का, कैसे वहां तक ये पूरा मामला जुड़ता है और क्या ये बिहार के अलावा भी कहीं और इसके सीबीआई के शिकंजे कस सकते हैं? एनटीए के अंदर भी क्या सीबीआई कुछ ऐसी सख्ती कर सकती है? देखिए, बिहार में एक आरोपी पकड़ा गया है शिंटू, और बिहार से जैसा कि हमारे सहयोगी रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं कि शिंटू ने अपनी पूछताछ में कहा कि उसको पेपर रवि अत्री गैंग से मिला, और बिहार पुलिस ने जो अब तक जांच की है उसमें ये बात सामने आ रही कि रवि अत्री मास्टरमाइंड हो सकता है इस पूरे मामले का। रवि अत्री कई सारे पेपर लीक मामले में आरोपी है, कई बार गिरफ्तार हुआ है और फिलहाल यूपी की मेरठ जेल में वो बंद है। तो उससे अब आगे की जांच में हो सकता है कि सीबीआई उससे पूछताछ करे और उसे कस्टडी में ले। दूसरा, जो सीबीआई है वो इस पूरे केस में लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है और कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर जोर देगी, क्योंकि ये मामला कई राज्यों में फैला हुआ है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इसके अलावा भी कुछ राज्य हो सकते हैं जहां पर इस तरह से पेपर लीक के आरोपी रह रहे हों, इस सिंडिकेट के लोग हों, तो सीबीआई वहां जांच करेगी। सीबीआई इस पूरी जांच में जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उस पर जोर देगी, क्योंकि जो आरोपियों ने आपस में बातचीत की होगी, मोबाइल से पेपर लीक जो हुआ, मोबाइल से पेपर के फोटो आए, या जो आपस बात कुछ मैसेज एक्सचेंज हुए, कुछ कॉल्स हुई, ये सारी जो डिटेल्स है सीबीआई मोबाइल जब्त करेगी आरोपियों के। जो तकनीकी जांच है, आरोपियों की लोकेशन उस वक्त कहाँ थी, ये सारी ये जांच सीबीआई करने वाली है। और बिहार में आज सीबीआई ने कुछ लोगों के मोबाइल फोन जब्त भी किए हैं जहां पर सीबीआई की टीम पर हमला हुआ और उसमें 3 से 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो सीबीआई इस पूरे मामले में अब एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है और सीबीआई का कहना यह है कि जो सोर्स है पेपर लीक का, जहां से पेपर लीक किया गया है, उस सोर्स का पता लगाना कि आखिर उसके पीछे कौन है और कैसे ये पेपर लीक हुआ। क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ था वो डार्क नेट पर डाला गया था और फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डाला गया और उसको बेचा गया 5 से 6 लाख रुपए में। तो ये पेपर कहां से लीक हुआ, कैसे ये डाला गया सोशल मीडिया पर, इसकी सारी जांच टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश और प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। अब ये पूरा मामला इस चीज़ पर आगे बढ़ेगा कि सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से एनटीए का पेपर बाहर निकलता है सिस्टम से और इस माफिया के हाथ में पहुंचता है। इस बीच अभी मुकेश ने जिक्र किया सीबीआई की टीम पर हमले का, तो आपको बता दें यूजीसी नेट पेपर लीक केस में जांच के लिए दिल्ली से बिहार के नवादा सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां ग्रामीणों ने इस टीम पर हमला कर दिया। कसियाडीह गांव के लोगों ने सीबीआई को फर्जी अफसर समझकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, ऐसा कहा जा रहा है, और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस मामले में 8 लोगों पर नामजद और 150 से 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीबीआई की जांच टीम में स्थानीय पुलिस की महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी शामिल थे। रजौली के थाना प्रमुख के मुताबिक घटना की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है और उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आपको दिखाते हैं जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची तो किस तरह का हंगामा वहां बरपा हुआ था।
इस मामले में नवादा पुलिस क्या कह रही है ये भी सुनते हैं। और गश्ती गाड़ी वहां पर पहुंची और पता चला कि भीड़ ने घेर रखा है। सीबीआई की टीम मॉर्निंग में आई थी रेड करने के लिए, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें भीड़ को यह डाउट हो गया कि यह सीबीआई की टीम है या नहीं है, तो उन्होंने उसको घेर लिया था। तुरंत हमारी थाने की टीम पहुंची, उसके बाद हमारे थानेदार भी पहुंचे और फिर उनको सकुशल वहां से निकालकर थाने लाया गया। उनके बयान पर, जो सीबीआई की टीम थी, उनके बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने लोकल भीड़ पर नामजद अभियुक्तों के ऊपर मारपीट का और सरकारी काम में बाधा का एफआईआर दर्ज कराया है। उस एफआईआर के आलोक में हमने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, सीबीआई की टीम अगर किसी भी इलाके में जांच करने के लिए जाती है, खासतौर पर इतने संवेदनशील मुद्दे पर, तो स्थानीय थाने को इसकी इत्तला पहले देती होगी। किस तरह से लोगों ने इनको घेर लिया? ऐसे तो बहुत लोग जाते हैं, क्यों घेरा, क्या अभी तक की जानकारी में सामने आ रहा है? देखिए, गांव वालों को ये लगा था कि ये कोई नकली सीबीआई की टीम है और ऐसे ही गांव में छापेमारी कर कुछ लोगों को उठा के ले जा रही है, क्योंकि ये स्थानीय थाने की टीम के साथ नहीं गए थे। क्योंकि स्थानीय थाने की जो गाड़ी भी होती है उसे ग्रामीण अच्छे से पहचानते हैं, या जो थाने के अधिकारी होते हैं या सिपाही भी हों तो उसे ग्रामीण पहचानते हैं। लेकिन लगता है कि सीबीआई की टीम के द्वारा ये चूक हो गई थी कि उसने स्थानीय थाने की टीम को ले जाकर, भले ही उसने सूचित किया हो, लेकिन उसने शायद उनको बुलाने की या उनको अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझी, जिसके कारण इतना ज्यादा बवाल हुआ। हालांकि स्थानीय थाना के पहुंचने के बाद ग्रामीण एक तरह से आप कह सकते हैं कि शांत भी हो गए और 4 लोगों ने, जिन्होंने हमला किया था, उनको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे इस बार अब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से जो शुरू होगा तो उसमें क्या हंगामा बरपा रहेगा। ब्रेक के बाद। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। ये मोदी सरकार में अब पहली बार होगा कि विपक्ष इतना मजबूत होकर सामने आया है, इसलिए विपक्ष के तेवर भी काफी पैने इस बार दिख रहे हैं। क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, कौन सी शुरुआती दिक्कतें सरकार के सामने विपक्ष खड़ी कर सकता है, क्या और खास बातें हैं इस लोकसभा में 18वीं, बता रहे हैं हमारे 5 सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं मनोजन भारती और अब मैं आपको बताऊंगा कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या क्या होने वाला है, क्या है एजेंडा। और मैं अखिलेश शर्मा आपको बताऊंगा इस सत्र को लेकर सरकार की क्या है रणनीति और विपक्ष के हमले का किस तरह करेगी वो मुकाबला। और मैं राजीव रंजन आपको बताऊंगा 18वीं लोकसभा में कैसे होंगे विपक्ष के तेवर और विपक्ष कितना हमलावर होगा। मैं हूं प्रशांत और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी के सहयोगी दल सरकार के लिए संसद में कभी-कभी मुसीबत भी बन सकते हैं।
मैं हूं हिमांशु शेखर और मैं आपको बताऊंगा कि 18वीं लोकसभा में इस बार यूनिक क्या है और किस तरह नई चुनी गई 18वीं लोकसभा पिछली लोकसभाओं से बिल्कुल अलग है। 18वीं लोकसभा अपने आप में अलग होगी क्योंकि इस बार सरकार और विपक्ष की संख्या जो है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एनडीए के पास 292 सांसद हैं तो इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पास 234 की संख्या है। इस सत्र में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है और वो सहयोगी दलों पर निर्भर रहेगी। 10 साल बाद गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है और इसी के साथ बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि विपक्ष काफी मजबूत रहेगा। 18वीं लोकसभा में विपक्ष और खासकर कांग्रेस तो आर पार के मूड में होगा। वजह यह कि जनता का जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला है उससे विपक्ष के हौसले बुलंद है। खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आत्मविश्वास और भी बढ़ चढ़ कर हो रहा है। पहली बार उन्हें 2014 और 2019 के मुकाबले विपक्ष का नेता का पद मिलने जा रहा है। 2014 में कांग्रेस के हिस्से आया था 44 सीट, तो 2019 में 52 सीट लोकसभा में आया है और इस बार ये आंकड़ा 99 तक पहुंच गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। कांग्रेस के कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदारी राहुल गांधी संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है। हालांकि इस सत्र में ज्यादा विधायी काम नहीं होना है, केवल स्पीकर का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, लेकिन स्पीकर के चुनाव में ही विपक्ष सरकार से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर स्पीकर के पद के लिए चुनाव की नौबत तक आ सकती है और ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को साथ लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विपक्ष परंपरा की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का पद पहले भी विपक्षी दलों को दिया गया, इस बार भी वैसा ही किया जाए, तभी स्पीकर के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। दूसरी तरफ सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक, इन मुद्दों पर भी विपक्ष अपनी ओर से घेरने का प्रयास करेगा। स्पीकर के चुनाव में जहां बीजेपी को विपक्ष के पैंतरों का सामना करना पड़ेगा, वहीं उसे अपने सहयोगी दलों को भी खुश रखना पड़ेगा। हालांकि अब तक जो संकेत है उससे यही लगता है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही रखेगी। दूसरी तरफ सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक, इन मुद्दों पर भी विपक्ष अपनी ओर से घेरने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एक ऐसा मौका होगा जब विपक्ष इस सरकार को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। तो ये सत्र इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर अपने हमले को तेज करते हुए आने वाले समय के लिए अपने जो आक्रामक अंदाज है उसका एक तरह से परिचय दे दिया है कि किस तरह से वो आने वाले इस सत्र में सरकार के ऊपर काफी हावी रहने वाला है। 2014 और 2019 के उलट इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई और इसलिए उसे सरकार चलाने के लिए इस बार अपने साथी दलों का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी छाया संसद में भी देखने को मिलेगी, जब बीजेपी को कई मौकों पर अपने साथी दलों को एकजुट रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जहां तक मुद्दे की बात है तो विपक्ष सबसे पहले नीट को लेकर सरकार को घेरेगा। विपक्ष की मांग होगी कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करे, नीट परीक्षा को रद्द करे, दोबारा परीक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। विपक्ष आपराधिक कानून का भी मुद्दा उठाएगा, मांग करेगा कि इस कानून को फिलहाल लागू नहीं किया जाए। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहले ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। विपक्ष का ये कहना है कि जब पिछले सत्र में ये कानून जब लागू किया गया था तब विपक्ष के 145 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर सदन से बाहर कर दिया गया था। विपक्ष अग्निवीर का भी मुद्दा उठाएगा और इसमें विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि सरकार का सहयोगी दल जदयू से उसे समर्थन मिलेगा। ये एक ऐसी लोकसभा होगी जिसमें कि पति पत्नी दोनों सांसद होंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी लोकसभा होगी जहाँ पे राहुल गांधी लोकसभा में होंगे और उनकी माताजी सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। ये एक ऐसी संसद होगी 18वीं लोकसभा जिसमें पप्पू यादव
लोकसभा में होंगे और उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा में होंगी। आने वाले दिनों में यदि वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका जीत जाती हैं तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी भी आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी और उनकी माताजी सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में 58% करोड़पति थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में 543 में से 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 77 थी, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में घटकर सिर्फ 74 रह गई है। हाल के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी चुनावी प्रक्रिया में बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या में महिला उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन चुनाव जीतने वाली महिला सांसदों की संख्या पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 में घटकर सिर्फ 13.62% रह गई है। इस बार जो है चुने हुए सांसदों की औसत उम्र जो है वो 56 साल है। करीब 4 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 25 साल है। सबसे अधिक उम्र के सांसद डीएमके के टीआर बालू हैं जो 82 साल के हैं। यही नहीं, इस बार जो है लोकसभा में आपको कई ऐसे सांसद दिखेंगे जो कि पहली बार चुन के आए हैं। उनकी संख्या करीब 280 के करीब है। तो कई मायनों में ये संसद पहली बार पहली कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं और सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनाव जीतने वाले 170 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, यानी 31% जो नए सांसद हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या सिर्फ 14% थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में दोबारा चुने गए सांसदों की संख्या 214 है। 2019 में इन 214 सांसदों के पास औसत संपत्ति 18 करोड़ 64 लाख रुपए थी। 5 साल बाद 2024 में इन 214 दोबारा चुने गए सांसदों के पास औसत संपत्ति बढ़कर 26 करोड़ 14 लाख हो गई है, यानी पिछले 5 साल में इनकी संपत्ति 40% तक बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने आज एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सिलगेर और टेकलगुडम के बीच नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के एक ट्रक को आईडी धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इन शहीद जवानों के नाम हैं विष्णु आर और शैलेंद्र। इलाके में भारी बारिश होने के चलते बचाव अभियान में काफ़ी दिक्कत हुई। इस बीच जो हमलावर नक्सली हैं उनकी जोर शोर से तलाश चल रही है। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुडम के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। और अब वक्त उस सवाल के जवाब का जिस पर आपने अपनी राय हमें क्यूआर कोड स्कैन कर क्यूआर कोड को अब दिन भर हमें भेजी और आपका जो जवाब है उससे ये निकला है। सवाल हमारा था, क्या आखिरी वक्त पर
नीट पीजी की परीक्षा स्थगित करना सही है, क्योंकि नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित की गई। 29 लोगों का कहना है हाँ और 71% लोगों का कहना है नहीं। और वक्त है एक ब्रेक का।